जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सीरीज जो है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये अन्य जो परीक्षाएं हैं ना, जहाँ पर जीएस पूछा जाएगा, वहाँ सभी परीक्षाओं के लिए आपको काम आएगी। बेसिकली ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है, ठीक है, प्रैक्टिस बुक, उसी से मैं ये सेट करवा रहा हूँ। 10 सेट दिए हुए हैं, 10 के 10 सेट में आपको बेहतरीन तरीके से व्याख्यायित करूँगा। व्याख्या तो इसमें दी ही हुई है, ठीक है, इस बुक में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको बताऊँगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरीके का जो वीडियो है, अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक दी हुई है, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे इसको शेयर कर देता हूँ। एक चीज़ जो और बताना चाहूँगा मैं आपको कि अभी जो एग्ज़ाम है इसका, ठीक है, जो इसका एग्ज़ाम होने की जो डेट है, मतलब संभावित डेट कह सकते हैं, 4 फरवरी कह रहे हैं लोग, बता रहे हैं। तो हो सकता है कि 4 फरवरी हो, आप मान के चलिए कि 4 के बाद ही होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। तो जो भी समय है आपका, वो जीएस और हिंदी तैयार करने में लगाइए आप, जीएस और हिंदी, ठीक है। क्योंकि प्री निकलेगा तभी आप मेंस के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, 2 से ढाई महीने कम से कम मिलेंगे आपके पास, ठीक है। उसमें आप मेंस बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये कोई यूपी पीसीएस जो कोर वाला है उसका उसका मतलब मेंस नहीं है कि आपको 8 पेपर तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। एस्से लिखना है, ठीक है, आपको मेंस का सिलेबस देख लीजिएगा आप, ठीक है, मैंने शेयर कर रखा है सब चीज़, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, तो वो देख लीजिएगा वो। तो ये बेसिकली यूथ कॉम्पिटिशन वाला है ये, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। पहले मैं जीएस का करवाऊँगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको हिंदी वाला भी करवा दूँगा, ठीक है। और जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जहाँ चीज़ें समझानी होंगी, वहाँ मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाता चलूँगा। आप निश्चिंत होकर इसको देखिए, लाइक कीजिए, और मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसको भी जवाब दीजिएगा। और आप वीडियो को पॉज़ करके ना अपना आंसर भी लिख सकते हैं एक पेज पे कि आपके 140 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके 90 के आसपास आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। अगर उससे नीचे हैं, 70 या 60 के आसपास सही हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपके गलत हो रहे हैं वो प्रश्न, उनके नोट्स बना लीजिएगा, उनको रिवाइज़ करिएगा बार-बार, ठीक है। रिवीज़न जितना करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आज का, देखिए इस प्रैक्टिस सेट 1 है ये, और पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल, ठीक है, लोथल याद रखिएगा, ये किस नदी पे है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपको है कहाँ ये। कई बार जगह भी पूछ लेता है, ये तो नदी का तट पूछ लिया उसने, जगह भी पूछ लेता है। तो ये गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा ये। और ये भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है, अहमदाबाद जिले के में पड़ता है ये भोगवा। इसका खोज किसने किया था, इसकी खोज याद रखिएगा SR राव ने की थी, ठीक है। किसने की थी, SR राव ने। इनका नाम भी याद रखिएगा, खोज में भी दे देता है, ठीक है, मैचिंग में दे देता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जो लोथल है, ये बेसिकली यहाँ पे एक गोदीवाड़ा मिला था, ठीक है, क्या मिला था, गोदीवाड़ा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये चीज़ों को बता दे रहा हूँ। हड़प्पा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दे रखी हैं। ताबड़तोड़ सीरीज वाल जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसको देखेंगे तो आपका बहुत सारा जो है जो मोस्ट वैल्यूएबल जो प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं, मैंने उन पे वीडियो बना रखे हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, लेकिन वो आपको बहुत मतलब छोटा पॉकेट बड़ा धमाका टाइप है वो, ठीक है। तो इस तरीके से है वो, मिर्ची बम टाइप है, लेकिन आवाज़ बहुत करता है वो। तो उसको देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप भी साथ साथ में हल करिएगा इसको, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। पहले ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। चंद्रयान 3 का लिफ्ट भार कितना है, 3900 किलोग्राम, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये वाला जो सही है, ठीक। चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग 14 लूनर डे है, ठीक है, 14 लूनर डे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो बोला गया है ये वाला सही नहीं है ये, ठीक है। इसमें ये पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, ये वहाँ के 14 उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसमें ये गलत हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट जो है, लैंडर विक्रम का अकेले जो वजन है वो कितना है, बोल रहा है इसमें कि 1752 kg है। तो ये सही नहीं है उसका वजन, ठीक है। लैंडर और रोवर दोनों, यानी कि यहाँ पे विक्रम लैंडर हो गया, इसके प्लस रोवर भी इसके साथ, ठीक है। तो उसका दोनों का वजन मिला के ये है 1752 kg। और केवल रोवर का भार जो है वो 26, तो ये सही है 26 kg, जिसमें रोवर का भार ये है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला और चौथा ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो ये क्यों गलत हुआ मैंने बता दिया आपको, और ये वाला क्यों गलत हुआ ये भी मैंने बता दिया। ये जो 14 दिन के बराबर है, ये पृथ्वी के उसके बराबर है, ठीक है। फुलरीन में कितने कार्बन होते हैं, तो याद रखिएगा
ये कार्बन का ही एक अपरूप है, फुलरीन C60 जो बोलते हैं ना वो, ठीक है, वही है ये। ठीक, निम्न जीवों में से कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो याद होगा आपको कि चीता जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अभी जो चीते आए हैं, 8 चीते आए थे, वो कहाँ से आए हैं वो याद रखिएगा, नामीबिया से, याद रखिएगा, ठीक है, नामीबिया से। और इनको कहाँ स्थापित किया गया, मतलब इनको कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे छोड़ा गया है, तो कुनो नेशनल पार्क। कौन सा? कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क MP में। तो ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक, चलिए 12 चीते और भी आने हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से जो उसका समझौता किया गया है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चूँकि चीते अपने भारत में वो ये 1952 में ही विलुप्त हो गए थे, ठीक, इसलिए इसको हम मान सकते हैं, ये जो कहा गया है, पहले तो पाए जाते थे, लेकिन ये 1952 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत से। ठीक, आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्संस्करण की 5 चरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये प्लास्टिक पुनर्चक्रण से, ठीक है, याद रखिएगा, जो EPR होता है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी में ये सब आता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कदन्न की खेती, ठीक है, उपभोग और प्रसंस्करण, ये सब को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ये सही है। और इसको 2022-23 से 26-27 तक संचालित किया जाएगा, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। देखिए, कदन्न पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये जो मिलेट्स है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको पता है कि 2023 जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के लिए मनाया जा रहा है, ठीक है, इसको घोषित किया गया है और बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कि बजट में भी देखिए इसके लिए एक अन्न श्री करके वो दिया गया है टाइटल, ठीक है, इसको अन्न श्री। और हैदराबाद में इसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है, ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, करंट से रिलेटेड है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है? तो ये याद रखिएगा, झांसी में पाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है? तो याद रखिएगा, मथुरा और आगरा में, ठीक है, इस तरीके का जो प्रश्न है बहुत पूछता है वो। ठीक, पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र के नागपुर में व्यवस्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनके बारे में पूछ रहा है, कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये तो वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि नीरी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नागपुर में। ठीक, नीरी के अलावा जो है इसके जो मतलब हेड ऑफिस हो गया, उसके अलावा इसके 5 रीजनल इसके वो हैं ऑफिसेज, वो कहाँ कहाँ पे हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता, याद रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान लेनपुन ने किसे लघु अकबर की उपाधि दी थी? तो ये दारा सिकोह को, ठीक, दारा सिकोह याद रखिएगा, ठीक है, लघु अकबर। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ, ये सुमेलित पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण है, ठीक है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का तांड्य और पंच, ये सामवेद का है, अथर्ववेद का एकमात्र है कौन सा? गोपथ। ठीक, ये याद रखिएगा, गोपथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? ठीक है, तो कौन सा है ये? तो इसमें प्रबंध चिंतामणि जो है ये है कौन सी? ये आपका अर्थशास्त्र पे टीका लिखी गई है, उस पर है ये प्रबंध चिंतामणि। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ये इसको इसको लिखा किसने है प्रबंध चिंतामणि को? तो लिखा है इसको आपके मेरुतुंग ने। किसने लिखा है इसको? मेरुतुंग। ठीक, याद रखिएगा ये प्रबंध चिंतामणि। शीशम के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। शीशम एक पर्णपाती वृक्ष है, सही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है, तो ये सही है, दोनों कथन सही हैं इसके बारे में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान पार्क, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुनो में जो है 8 जो है चीते लाए गए थे नामीबिया से, उनका वहाँ पे उनको रखा गया है। ठीक, याद रखिएगा। तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यह उद्यान उत्तर पश्चिमी सीमा में चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के और कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो ये जो कथन है ये दोनों सही है, कथन, दोनों कथन ये ठीक है। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस के साथ सीमा साझा करता है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मैप में देख लीजिएगा आप इसको एक बार। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व दिया गया है और उनकी अवस्थिति दी गई है। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि अभी कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं भारत में? 53, 54, 55 या 52? ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व हैं अभी एट प्रेजेंट? ठीक है, ये बताइएगा कमेंट करके आप। रामधारी रामगढ़ विषधारी टाइगर, ये आपको पता है,
राजस्थान में है। रानीपुर ये कहाँ पे, चित्रकूट में है, याद रखिएगा। कुनो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक, कुनो आपको मैंने बताया कि कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये दुर्गावती, दुर्गावती वाला जो है ये आपका मिसमैच है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये भी जो है आपका कहाँ पे है, एमपी में, ठीक, कहाँ पे, एमपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहा की विपुल, नेहा विपुल की माँ है, यानी कि ये नेहा है और ये नेहा है, इसका जो बेटा है या विपुल बेटा ही होगा, ठीक है। इसका पुत्र है कौन, विपुल, ठीक, तो ये याद रखना है, ये पुत्र हो गया इसका। रजत जो है वो नेहा का भाई है, रजत यानी कि इसका एक भाई है रजत, यानी कि ये इसका क्या हुआ, मामा हुआ, ठीक है। ऐसे ही लगाते हैं, अपने ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर बोल रहा है कि प्रभाकर रजत का पिता है, यानी कि ये जो रजत है उसका पिता कौन है, प्रभाकर, ठीक है। यानी कि इसका जो ये विपुल है ये इसका क्या हुआ, नाना हुआ, ठीक, क्या हुआ, नाना। तो ये पूछ रहा है कि प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, तो विपुल से नाना, यानी माँ का वो पिता है, ठीक। यदि Q का अर्थ प्लस है और J का अर्थ इनटू है, T का अर्थ, यानी कि आपको यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आपको हल करना है, उसके बाद जो बॉडमास वाला नियम होता है ना उसको लगा दीजिए, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि घटाओ। ये वाला बॉडमास वाला नियम जब याद रखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। उसी तरीके से लगा के इस पर रख लीजिएगा आप, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप इसको हल कर लीजिएगा। यानी कि मैं बताता हूँ, 52 के जगह पे क्या है आपका, डिवाइड, ठीक, 4, फिर Q आया, Q क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस है। फिर क्या है इसमें, 6 है, 6 के बाद J है, J का अर्थ हुआ, J का अर्थ है इनटू, ठीक। फिर आपका क्या है यहाँ पे, J12 है ना। फिर T है, T का मान क्या है, T का अर्थ माइनस, और फिर 8। इसको आप हल कर लीजिएगा, इसको हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 77, ठीक है। बदमाश वाला नियम लगा लीजिएगा, हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें आपका ये पूछा है कि कितने ट्रायंगल हैं इसमें, त्रिभुज। देखिए अगर कोई ऐसा त्रिभुज बना हुआ है ना, ऐसे है मान लीजिए, तो त्रिभुज काउंट करने के लिए कई सारी चीज़ें आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 और एक ये 3, ठीक है, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे इस तरीके से है तो इसमें थोड़ा काउंटिंग में गड़बड़ होता है। तो आप मान के चलिए, जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इस पर थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। इस पर देखो, जैसे ये है त्रिभुज, ठीक है, इसमें ये है, मान लो एक आपका डंडा ये, ठीक है, एकदम इक्वल इसको काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने वो हैं, कितने आपके ये बन रहे हैं त्रिभुज, यहाँ पे बेस कितने बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 2 ना, ठीक है। तो 2 बेस बन रहा है, यानी कि 2 एक ये क्या हुआ, 3, ठीक है। अगर ये काउंट कर लेंगे आप तो ये 2 एक 3 हो जाएगा। वैसे भी देखिए 1 2 और एक ये 3। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए अब इस वाले में अगर देखिए एक हम यहाँ वाला एक त्रिभुज लेते हैं ये, ठीक है, इसमें ये 3 ये हो गया, इधर वाला लेंगे तो 3 ये हो गया, 6 हो गया, इधर वाला लेंगे तो 3 6, 3 9 3 12 हो गया, इधर वाला लेंगे तो 12 3 15 हो गया, 15 तो ऐसे ही हो गए आपके, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रहा है, ये वाला जो छोटा वाला है ये ले लीजिए पहले, तो इसमें भी कितना, 15 3 18, ठीक है, 18 19 20, यानी इसमें जो आएंगे ये जो आएगा काउंट करेंगे तो 20 आएगा, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा 20, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति याद रखिएगा 2021 से 23 तक, ये भी कई बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है, 21 से 30 के बारे में ये पूछा जा सकता है, कथन के बारे में भी पूछ सकता है और इसके बारे में भी पूछ सकता है कि कब से कब तक लागू होगी ये, मतलब कब से कब तक की ये है। 0 से 1 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 2026 तक 32 और वर्ष 2030 तक 22 पर लाने का ये लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये सही है, ये लक्ष्य रखा है। 5 वर्ष से कम उम्र की आयु मृत्यु दर को प्रति जीवित जन्म दर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 पर लाने का आपको ये लक्ष्य रखा है, तो दोनों लक्ष्य ये ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है, उनको हम जल्दी से फिनिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में कथन पर कुछ विचार करने हैं। तो देखिए ये दोनों कथन जो है वो इसमें आपके सही हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको आप एक बार, ठीक है, कुछ नहीं है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, नोट कर लीजिएगा अगर डाउट है तो इसमें, ठीक, दोनों कथन ठीक है। देखिए इसमें प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पे देखिएगा जरूर, जो कीवर्ड्स है उसको नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उसको राउंड कर लिया करिए या उसके अंडर अंडरलाइन कर लिया करिए कि भैया इसमें सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए मधुपुरी मथुरा ठीक है, ब्रह्मसारणी बरसाना ठीक है, बिठूर ये ब्रह्मवर्त ठीक है,
चंद्रनगर आपका ये फर्रुखाबाद नहीं है, ये आपका चंद्रनगर फर्रुखाबाद नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपका यही है, डी। ठीक है, चंद्रनगर। तो फिर चंद्रनगर कौन सा है, तो वो भी याद रखिएगा। चंद्रनगर जो है ये आपका फिरोजाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद ना होकर के ये कौन सा है, फिरोज़ाबाद। लिख लीजिएगा इसको, फिरोज़ाबाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है सूची, मिलान करना है कि कौन सा क्या है। तो ये देख लीजिए, इसमें ये सारे ही मैच्ड हैं। ठीक, ये आपके सारे ही मैच्ड हैं एक तरीके से, मतलब 1 2 3 4। ठीक, ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये जो आपकी मध्य गंगा नहर है, बिजनौर, सरयू, कतरनिया, बहराइच, घगर, मिर्ज़ापुर, और ये मौदहा बांध, ये हमीरपुर। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माहीगीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो ठीक है, माहीगीर सही है ये। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर में भी पाई जाती है, बिजनौर में। तो ये दोनों कथन सही है, बुक्सा और ये माहीगीर बिजनौर में पाई जाती हैं। इनका याद रखिएगा, मैंने बना रखा है सारा वीडियोज़ ये, आप देखेंगे ताबड़तोड़ वाले में सब आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। वो देख लीजिए, 32 वीडियो है उसमें, 32-33 वीडियो हैं, और बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, वो 5 से 7 मिनट के वीडियोज़ हैं, लेकिन वो कमाल के वीडियोज़ हैं। देखिए आप एक बार देख के बताइएगा मुझे आप। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 के लैंडिंग का साइट का नाम क्या रखा था। तो चंद्रयान 3 जहाँ लैंड किया है, जहाँ पे, उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड किया था, टच डाउन किया था, वो गिरा था, कहने का मतलब वो वहाँ पे जाके बहुत इम्पैक्ट, उसका बहुत हार्ड लैंडिंग हुई थी, तो उसका नाम तिरंगा रखा है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और 23 अगस्त को भी एक उसको स्पेशल दिन के रूप में याद किया जाएगा, जिस दिन ये लैंड किया था। तो उसका क्या नाम है, जो 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो दोनों मतलब ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका ठाणे जो है महाराष्ट्र में। पल्ली, पल्ली याद है आपको, पहली पंचायत जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पल्ली कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये भी याद रखिएगा पल्ली को। और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है, तो माजुली। माजुली आपको पता है, माजुली, मांजुली या माजुली जो भी कहिए आप। ठीक है, तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। कार्बन न्यूट्रल गांव ये ठाणे में बनेगा, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, पल्ली मैंने आपको बताया, ये पहली पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ठीक है, पल्ली। और आपका जो पहला न्यूट्रल जिला है वो माजुली, असम। ठीक है, ठीक, चलिए। मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, ये जो उसमें हुआ था, उसमें एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, एरावत अपना ये, उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो 75वां है। ठीक है, ये मतलब ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये किसके द्वारा बनाया गया है, सीडैक द्वारा। ठीक है, एरावत को सीडैक ने बनाया है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। कहने का मतलब है कि ये किसने बनाया है, तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा योजना शुरुआत की गई है, तो ये यूपी के द्वारा शुरुआत की गई है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 जिलों में अभी पायलट उस पर शुरुआत की जाएगी, और इसके लिए 1000 करोड़ की मतलब व्यवस्था की गई है जो बजट की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा, तो याद रखिएगा ये आगरा कैंट। ठीक, महत्वपूर्ण है यूपी करंट अफेयर्स के दृष्टि से भी और वैसे भी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। प्रयागराज में आपको पता है कि 2025 का महाकुंभ लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 2025 में, याद रखिएगा। और ये एक और करंट अफेयर्स है कि यहाँ पे पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला जाएगा, कहाँ पे, प्रयागराज में, तो वो भी ध्यान रखिएगा। प्रतीक्षाया बैंकिंग क्या होती है, तो ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों का संपन्न करना ही प्रतीक्षाया बैंकिंग कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम, तो मुद्रास्फीति को जो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करती है, बैंक दर बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है। नगद जो सीआर जिसको बोलते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो, उसको भी बढ़ाती है। एसएलआर जो होता है उसको भी बढ़ाती है ये। ठीक, तो ये उपयुक्त सभी कार्य करती है। कौन करते हैं, आरबीआई। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि कौन करता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ये सब काम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है इसमें से, पढ़िए भाई, कौन सा कथन असत्य है। तो जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप सही है, ये असत्य नहीं है, ये ठीक है। कुल भूमंडलीय कार्बन चक्र का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है, बिल्कुल ठीक है।
जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों की अपेक्षा से होती है, बिल्कुल ठीक है। फास्फोरस चक्र में कार्बन अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वही कार्बन, ये फास्फोरस चक्र में कार्बन चक्र का क्या काम, ठीक है। तो इसमें ये वाला असत्य है, ठीक, याद रखिएगा। देखिए एसडीजी से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आपके प्री हो, मेंस हो, कहीं भी हो, कोई सी भी परीक्षा हो, कहीं से भी हो, एसडीजी से प्रश्न एक आध आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये 17 के 17 जो एसडीजीज हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आपको सभी जो लक्ष्य हैं वो याद रहने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए एकदम। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि 2015 कॉप 25, ठीक है, उसमें ये कॉप 15 सॉरी, उसमें ये चीज़ आपको मतलब ये निर्धारित की गई थी, और 2015 से लेकर के 2030 के बीच में इनको हासिल करना है। लेकिन जिस तरीके से मतलब इसको ताक पे रखा जा रहा है, मतलब लगता नहीं कि ये चीज़ें हासिल हो पाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे SDG 3 क्या है, तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, ये SDG 4 है, ठीक, ये SDG 4 है। धारणीय स्वच्छ ऊर्जा क्या है, ये स्वच्छ ऊर्जा ये 7 है SDG, ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तरदायी ये उपभोग और ये कंजम्पशन ये 12 है, ठीक। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी ये वाला सही है। SDG 3 में आपका क्या आता है, SDG 3 में आपका हेल्थ आता है, स्वास्थ्य एंड वेलबींग, ठीक है। 8 में आपका ये कार्य आता है ना, सतत कार्य करके, ठीक है। 11 में आपके ये संवहनीय शहर वगैरह आते हैं, ठीक, ये आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 17 के 17 लक्ष्य याद रखिएगा, मैंने बता रखा है, आप देखेंगे ताबड़तोड़ सीरीज में भी बता रखा है, और मैंने एक पिक वगैरह भी शेयर कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से भी आप उसको याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कर डालिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का क्या नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है, याद रखिएगा, ग्वालियर टैंक मुंबई, है ना। यहाँ पे 3 जगहों पे इस मतलब आंदोलन के दौरान 3 जगहों पे, एक तो ये आपका बंगाल के मिदनापुर हो गया, ठीक, इसके अलावा कहाँ है, बलिया में, यूपी में, ठीक, वहाँ भी समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, तामलुक में, ठीक है, ये तामलुक हो गया, मिदनापुर हो गया, एक जगह और है, आप कमेंट करके बताइए, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो उसको उसका ये नाम पूछ रहे हैं बेसिकली, तो ये जातीय सरकार है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, जातीय सरकार। हो सकता है कि आपको मतलब नाम ना याद रहे, ये तो पता रहता है कि तामलुक और बलिया और सतारा, अच्छा सतारा मैंने बता दिया चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा 3 जगहों पर हुई थी, कहाँ कहाँ, एक आपका ये तामलुक हो गया, ठीक है, दूसरा आपका सतारा हो गया, सतारा महाराष्ट्र, और तीसरा आपका बलिया, ठीक है, चित्तू पांडे। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये याद रखिएगा दीनबंधु मित्र, ये नील विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलघोंटू अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के टाइम पे 1878 में, वही है ये, इसको गलघोंटू अधिनियम भी कहते हैं। कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए वर्ष 1932 में प्रदान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे, याद रखिएगा। ये कम्युनल अवार्ड कब दिया गया था, बेसिकली जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बाद ही ये अवार्ड अब मतलब अनाउंस किए गए थे, तो ये भी याद रखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन, इसमें कुछ एक तरफ आपको ये योजनाएं दी गई हैं और उनका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो देखिए किसान जो किसान मानधन योजना है वो 2019 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। आप देखिए कृषि सिंचाई योजना जो है 2015 में शुरुआत हुई थी। तो इस तरीके से अगर एक दो भी आपको पता चल जाए तो उससे आप क्या है कि एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि डी का 1 है तो डी का 1 देखिए एक ही में है ही है और कहीं है ही नहीं, बाकी कुछ देखना ही नहीं, आगे बढ़िए, आप तुरंत टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से ये चीज़ें पता चल जाएंगी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा ये 1948 जुलाई 1948 में की गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन जो BOP होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें चालू खाता होता है, पूंजी खाता होता है, ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अशुद्धियाँ और भूलें, विदेशी मुद्रा, प्रारक्षित कोष, ये सब होता है उसमें, ठीक है। तो उपयुक्त सभी याद रखिएगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, तो आपको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित क्या होता है, जैसे देखिए एक तो समाजवादी होती है, ठीक है, समाजवादी में क्या है कि जो संसाधन हैं, उत्पादन और ये वितरण के जो भी संसाधन हैं उन पर जो है वो आपका सरकार का ये जो वो होती है, अधिकार होता है सरकार का, ठीक है, यानी कि वही सरकार ही निर्धारित करेगी कि किसको क्या चाहिए, कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन जो पूंजीवादी होती है वहाँ पे पूंजीपतियों का अधिकार होता है, ठीक। लेकिन जो मिश्रित है यहाँ पे देखिए आपको, अगर एक तरफ आप
देखिए दोनों चीज़ें हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। समाजवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे आप देखिए कि आपको जो हॉस्पिटल हैं ये सब मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे और सरकारी भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में भी निवेश कर रही है, ठीक है, यानी कि वहाँ भी खर्चा कर रही है, ठीक। तो ये चीज़ होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1951 में की गई थी, ठीक। 1951 से 56 तक, ठीक है, पहली चली थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल यूएसए से लिया गया, यूएसए से नहीं लिया गया है भैया, ये यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा यार वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन आपको, अच्छा ये तो हो गया ना, तो उसमें से केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2022-23 में हाइड्रोजन हरित मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ये आपको 5 MMT हरित हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादित करना है। हरित हाइड्रोजन क्या होता है बेसिकली ये जानिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का निष्कासित करने का जो तरीका होता है उसमें अगर आपने अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी से किया है काम, तब आप वो हरित हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर आपने उसी को फिर जो फ्यूल है यानी इसका यूज़ कर दिया आपने, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर लिया, तो वो फिर हाइड्रोजन नहीं रह जाता, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बजट में नहीं किया गया था, इससे पहले ही शुरुआत हो गई थी इसकी, ठीक है। तो ये जनवरी में 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और ये चीज़ सही है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि इसमें जो है आपका करीब करीब 8 लाख 6 लाख रोजगार होगा, ठीक है। इसके अलावा 2030 तक जो है वो 30 MMT कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो कोई भी क्षेत्र आप जहाँ भी देखिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसका। आप चाहे परिवहन में यूज़ कर लीजिए, ठीक है, आप इसको विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं इसको, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये हर जगह यूज हो सकती है। जहाँ पे आपका फॉसिल्स जीवाश्म ईंधन यूज़ होता है वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। कोयला उत्पादन पूछा है इसमें कि क्या संदर्भ मतलब इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या संदर्भ सही है, तो पहला वाला जो बोल रहा है कि कोयले का जो छत्तीसगढ़ उत्पादन है, तो पहला ये ठीक है, ये सही है, ठीक है, नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा ये हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की तो काफ़ी कम है भाई इसमें, सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत मतलब ज़्यादा है। आप ऐसे ही देखिए जो कोयला खदानें हैं मैक्सिमम जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र का बहुत कम हिस्सा है, लगभग 4% के आसपास ही है, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली। और भारत में कोयले का जो निक्षेप है वो गोंडवाना क्रम में पाया जाता है अधिक, तो ठीक है ये सही है, तो यानी 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है, तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य के रूप में है, तो ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जो निर्वाचन जो इनमें गण बनता है, जो निर्वाचक मंडल जो बनता है, उसमें क्या होता है कि सभी निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। एक तो पहली बात ये याद रखिएगा, कभी नहीं भूलोगे आप, निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। तो वो संसद के निर्वाचित सदस्य, अब संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाती हैं, आपके राज्यसभा प्लस लोकसभा ये दोनों आ जाती हैं, ठीक है, ये दोनों प्लस जो राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके जो आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आते हैं इसमें, और यूटीज़ में जो पुदुचेरी और ये हैं दिल्ली, ठीक, इनके इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये वाले सही हैं सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, और संसद सदस्य के दोनों निर्वाचित, यानी हर जगह जहाँ भी होगा वो निर्वाचित ही होंगे, ठीक है। ये राज्यपाल का कोई रोल नहीं है इसमें। आप कमेंट करके बताइए कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव का ये जो निर्वाचक मंडल वगैरह है, मतलब चुनाव की रीति के बारे में किस आर्टिकल में किया गया है इसका वो, ठीक है, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, कमेंट करके बताइएगा। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 2 3, ठीक। संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है, तो ये 7वीं अनुसूची है, इसी में आपका जो ये है कर और शुल्क वगैरह लगाने का अधिकार दिया गया है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं उसमें, तो 18 मद हैं, ठीक। 29 मद किस में है, 11वीं अनुसूची में है, किसके लिए है, तो पंचायत के लिए, याद रखिएगा, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और ये कब जोड़ी गई हैं, तो 11वीं जो आपकी जोड़ी गई वो 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ठीक है, 73वें से, और ये 74वें से, ठीक है, 1992, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है, तो संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल ये भी लिखा हुआ है, ठीक, अर्हताएँ में, तो ये याद रखिएगा। दोनों इसमें पूछा है सही नहीं है या सही है,
सही है, पूछा क्या उल्लिखित है, तो दोनों सही हैं, ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी यह निश्चित करने का अधिकार किसको है, तो ये निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इस चीज़ को निर्धारित करते हैं, आप भी मतलब याद रखिएगा, नहीं तो कहीं उल्टा पुल्टा कर देंगे, गलत कर देंगे। संघीय व्यवस्था, ठीक है, किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। देखिए जो अपने यहाँ जो संघीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था तो है ही है, संघीय व्यवस्था है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की जो व्यवस्था है वो है चेक एंड बैलेंस। तो उसमें जैसे न्यायपालिका है, ठीक है, इसको संविधान मतलब का एक संतुलन चक्र माना जाता है। कहीं भी कोई भी आप कुछ गलत करेंगे, कोई ऐसा नियम कानून बनेगा, ऐसा विधि ऐसी कोई बनेगी जो लोगों के, नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको उनका जो वायलेशन होगा तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आर्टिकल 32, ठीक है, और जो आपका हाई कोर्ट में आपका आर्टिकल 226, ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता, तो देखिए संघीय प्रणाली में ये संविधान की सर्वोच्चता होती है, संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी होता है, संसद की सर्वोच्चता यहाँ नहीं पाई जाती है, संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार है, यानी कि ये जो संसद की सर्वोच्चता है इसको छोड़कर सभी व्यवस्थाएं, मतलब ये सभी जो गुण हैं वो लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, तो ये 51 का आपका सी हो गया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से मलिन बस्तियों का सबसे अधिक प्रतिशत, मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक कहाँ रहा है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे रहा है, मुंबई में, धारावी, याद रखिएगा, है ना, बहुत बड़ी मलिन बस्ती है ये धारावी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, ये पहले भी प्रश्न शायद पूछा गया था उसमें, तो ये उस समय मुरादाबाद नहीं था, याद रखिएगा, मिलेनियन नहीं था ये। ठीक, इसकी जो जनसंख्या है वो कम थी उस समय 2011 में। इसमें पूछा है कथन, तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों में पुराना रहा है, बिल्कुल सही बात है, यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से था, तो ठीक है, पहले भूभाग से ही सिल्क रूट वगैरह थे, याद है आपको, है ना, सिल्क रूट और ये सारी चीज़ें। उत्तरी पर्वतीय दर्रों के से अनेक यात्री जो है वो प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, तो ये दोनों कथन सही हैं, आप इसको अपने हिसाब से भी सोच के देख सकते हैं। पहले जो है ज़मीन से लोग आया करते थे, ये तो बहुत बाद में आपका जो समुद्री मार्ग है वो बहुत बाद में खोजा गया। ठीक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, तो दोनों सही हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कैसा लग रहा है वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या क्या है, जो भी है, कुछ अगर समस्या है तो भी बताइएगा आप लोग। ठीक, चलिए, भूगर्भिक जो पूछा इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य पूछा है, तो देखिए भारत की जो भूमि है अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है, तो बिल्कुल सही बात है ये, तो इसमें असत्य की कोई बात नहीं है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल ठीक है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय एक स्थिर भाग है, तो बिल्कुल स्थिर भाग नहीं है भैया, ये अभी भी ये बढ़ रहा है, आपको पता है कि हिमालय का जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो स्थिर भाग नहीं है ये, अस्थिर भाग है। ठीक, यही वाला गलत है, डी करेक्ट आंसर। भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो जो भारतीय नदियाँ हैं, अगर हम देखें कि भारत का मैप अगर हम बना के देखें, ठीक है, मैप बनाना जो है एक टेढ़ी कीर हो जाता है, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा अपना मतलब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेंस में जो है ना, मेंस में आपको ये मैप बनाने के लिए मतलब एकदम बहुत तीव्र गति से आपको मैप बना लेना चाहिए। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया मैप, लेकिन एक मान के चलिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए। तो उसमें पूछा है कि कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो एक होता है ये हिमालयी नदियाँ, ठीक है, हिमालय से निकली हुई नदियाँ जो भी हैं, चाहे आपके इधर से बहुत सारी नदियाँ निकली हैं ना, सिंधु वाली जो पूरा पोर्शन आप देखिए, गंगा यमुना ये सब सब यहीं से निकले हैं, हिमालयी क्षेत्र से। और एक आपकी ये जो है इधर कौन से, ये पठारी वाले इसमें क्षेत्रों से निकलती हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय जिनको नदियाँ बोला जाता है, तो ये दो वर्गों में मुख्यतः जो है ये बांटा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि नाम इसका बदल दिया था, ये याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, तो कहीं अगर काकोरी ट्रेन एक्शन रहे तो वो काकोरी कांड ही है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्रांतिकारी, किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया था, तो इसमें अशफाक उल्लाह खान को लटकाया गया था। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके साथ ये लोग भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी थे, लेकिन चूंकि इनको, आपको याद होगा कि ये अल्फ्रेड पार्क जो कि अभी आज़ाद पार्क है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। ठीक है, एक ही गोली बची थी और इन्होंने अपने आप को ही समाप्त कर लिया था। ठीक है, ताकि इनको अंग्रेज़ जो है वो जिंदा ना पकड़ पाएँ। तो ये याद रखिएगा। इसमें सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन
उसके बीच में जो काकोरी वाला वो क्षेत्र, वहीं पे ट्रेन को रोक करके वहाँ पे उसको मतलब लूटा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे, ठीक है, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक, ये सभी थे इसमें, ठीक। तो यह याद रखिएगा। कब हुआ था ये? 1925 में, याद रखिएगा, ठीक है, अगस्त। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त, मतलब अंग्रेजों के अतिरिक्त, ये अंग्रेजी होना चाहिए बेसिकली, बंगाली, अरबी, फारसी सभी भाषाओं का ये जानकार था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1772-73 से आया था ये, और उसी समय आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आया था, ठीक, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण है ये वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा बी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? तो आप लोग अपना आंसर बताइएगा कमेंट करके कि कितना सही हो रहा है आपका। साम्यवादी सरकार सबसे पहले कहाँ बनी थी? केरल में बनी थी। कब बनी थी ये? 1957 में। और कौन बना था पहला जो मुख्यमंत्री थे? वो MS नंबूदरीपाद, ठीक है, MS नंबूदरीपाद, है ना, ठीक है, नंबूदरीपाद, ठीक, याद रखिएगा। 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए ये घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग प्रभा, ठीक है, भीमा, मूसा, मूसी, मूसा से मूसी, ठीक है, मूसी, ये सब क्या हैं? ये आपके किसकी नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ हैं कृष्णा के, ठीक। ये लक्ष्मण तीर्थ, ये कावेरी की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। मानसूनी जलवायु आपकी ये दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में, 1 और 3, ठीक, ये याद रखिएगा। लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को क्या कहा जाता है? तो ये कौन सी जेट धाराएं हैं? ये तो ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हैं, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। 27 से 30 डिग्री के बीच में। जनगणना के संदर्भ में कुछ कथन पूछा गया है, तो देखिए 1881 में पहली बार, आपको जनगणना पता है कि पहली बार जो है वो ये शुरू हुई थी जनगणना इसी समय 10 वर्षों के अंतराल पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 81 में, ठीक। पहली बार तो वैसे किसके टाइम पे हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है, 72 में। उसके बाद ये दोबारा जब मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप, सही तरीके से, है ना, व्यवस्थित तरीके से जिसको कहते हैं। भारतीय जनगणना सांख्यिकी सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का वृहद स्रोत है। तो देखिए जनसांख्यिकी का तो है, ठीक है, इसमें, लेकिन अगर आप कहेंगे कि उसमें सामाजिक आर्थिक आंकड़े और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप मतलब मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं। अच्छा, इसमें कथन सत्य पूछा है, तो सत्य ये ठीक है, ये दोनों सही हैं, मिल जाता है उसमें, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भी आपको बृहद स्तर पर प्राप्त होते हैं, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मानसूनी वन और ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। तो देखिए जो अगर आपको कुछ भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के चल सकते हैं। जैसे देखिए आलू बुखारा और ये जैतून वगैरह, ये सब कहाँ? भूमध्य सागरीय जो वन है उनके हैं ये। तो सी का वन अगर देखिए आप कहीं है, एक ही में है ही है, बस ठक से लगाइए और चलते बनिए, या जो भी आपको इसमें से पता हो आप उसको पता कर सकते हैं। जैसे अब मानसूनी वन ये सागौन वागौन है, ठीक है, साखू। शंकुधारी आपका ये चीड़ और फर, ठीक। विश्वतरेखी वन ये महोगनी और ये आपके रोजवुड वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। डार्लिंग जो श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिमी तट पर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इधर है ये, इधर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है, याद रखिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? तो ये जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर है, ठीक है, पहाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि वो कौन सा? उत्तर पूर्वी वाला तट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरफ देश और एक तरफ भाषा दी गई है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेनिश, डच, ठीक है, ये नीदरलैंड भी ठीक है, ठीक है, ये मंदारिन चीन, ठीक है, ये आपका भाषा, भाषा ये थाईलैंड नहीं है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक। थाई का बेसिकली ये थाईलैंड, थाई होती है, थाईलैंड का थाई, भाषा नहीं है, ठीक है। ये कहाँ की भाषा है? ये भाषा कहाँ की भाषा है? तो ये इंडोनेशिया की है, ठीक, इंडोनेशिया, याद रखिएगा, भाषा इंडोनेशिया की भाषा, इस तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो जायरे है, याद रखिएगा, ये 2 बार काटती है, अफ्रीका की नदी है ये, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, ठीक। इस पे स्टैनली और लिविंग स्टोन जलप्रपात बनता है, स्टैनली और लिविंग स्टोन जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में हरित राजमार्ग की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो ये जो ज्वालामुखी चट्टान है इनके अपक्षय से हुई है, याद रखिएगा। निम्नलिखित रेगुर बोलते हैं इसको, काली मृदा को, ठीक है, कपासी रेगुर। देखिए इसमें पश्चिम से पूर्व इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है।
RO या इस तरीके में जो है UPPCS में, ये दुनिया भर के ये मैपिंग और ये वाले जो प्रश्न हैं बहुत पूछता है। तो अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप कर ले जाएंगे। जैसे देखिए बाड़ालाचाला और सिपकिला ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, तो आप ये तो पहले ही रखिए इनको। आपको पता है कि अगर आपको पता है कि जेलेपला आपका सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में पड़ता है, तब आपको मालूम चल जाएगा कि सिक्किम इनके बाद ही आएगा, 1 2 के बाद 3 आएगा। बॉमडिला आपको पता है कि ये अरुणाचल में है, यानी कि सबसे लास्ट में जो आएगा वो बॉमडिला आएगा, ठीक है। सिक्किम चूँकि इससे पहले आता है, तो ये तो बॉमडिला, यानी कि अगर आप ऐसे ऑप्शन निकालें कि बॉमडिला यानी 4 ये सबसे लास्ट में होगा, तो ये वाला ये दोनों ऑप्शन तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं ये एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ये देखिए कि इसमें आपको जो ये वाले हैं ये पहले इसके बाद यानी 1 2 के बाद 3 आएगा, यानी 4 के बाद 4 के पहले 3 आएगा, तो एक ही में है ही है 4 के बाद 3, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, 1 2 3 4। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमरिन के बीच स्थित है? देखिए जैसे ये भारत का ये जो मान लीजिए मैप है, ठीक है, यहाँ पे कहीं कृष्णा वाला ये है, कृष्णा का जो ये अपना डेल्टा है ये है, और केप कमरिन आपको पता है इधर है कहीं। तो इसके बीच में ये जो पूछ रहा है कि ये कौन सा तट पड़ता है, तो देखिए इधर आपका ये कोंकण तट है, इधर आपका ये मालाबार तट है, ठीक है, यहाँ पर ये कोरोमंडल तट है, ये आपका उत्तरी सरकार या सरकार जो भी बोलते हैं आप, ठीक है, जो उत्कल ये वो भी बोलते हैं उत्कल तट, ठीक है, उत्तरी सरकार या उत्कल तट भी, उसी के आगे जो उड़ीसा वाला जो वो पड़ता है डेल्टा वगैरह, वो क्षेत्र उत्कल तट भी पड़ता है, ठीक। कोंकण कहाँ पड़ता है मैंने बता दिया ना आपको, ठीक है। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट ये कहाँ स्थित है, किसके के बीच में पड़ता है ये, तो ये आपका गंगा मैदान और शिवालिक के बीच में। आपको पता है कि जो हिमालय है, हिमालय क्षेत्र आपका किस तीन श्रेणियों में है, जो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो 3 इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहला जो हो महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, हिमाचल बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये आपका ये जो सबसे निम्न हिमालय या इसको शिवालिक श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक। तो ये भी एक याद रखिएगा। इसमें देखिए एक चीज़ और भी है, ये तो कौन सा हो गया, ये तो ये हो गया हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट हो गया। ये कहाँ मिलता है आपका, ये गंगा मैदान और शिवालिक के बीच में, यानी जो ये सबसे लास्ट वाली श्रेणी है, ये 3 श्रेणियाँ हैं, ये सबसे लास्ट, और ये यहाँ से गंगा का जो ये क्षेत्र गंगा मैदान शुरू हो जाता है, तो इसके बीच में ये मिलता है। इसके अलावा भी इसमें कई थ्रस्ट पाए जाते हैं, जैसे आपका जो ये मेन सेंट्रल ये थ्रस्ट है, ठीक है, उसमें वो कहाँ पे है, वो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, याद रखिएगा, MCT बोलते हैं उसको, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक। ये और एक होता है ये MBT भी होता है इसी का, ठीक है, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये याद रखिएगा। तो ये MCT वाला आपका महान और लघु हिमालय के बीच में है, और MBT जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, तो ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया? देखिए ये हिमालय की ये 3 चोटियाँ हो गई, 3 मतलब ये हो गई, ये आपका महान हिमालय हो गया या जो भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। ये आपका लघु हिमालय हो गया ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपका शिवालिक हो गया। ये गंगा मैदान यहाँ से शुरू हो गया नीचे भाबर तराई के बाद, ठीक। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे जो HFT है यहाँ पे पाया जाता है, अब ये समझ में आएगा अच्छे से। MBT आपका यहाँ पे पाया जाता है जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और जो MCT है मेन जो ये है मेन सेंटर थ्रस्ट, ये जो MCT ये आपका यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि जो फ्रंट थ्रस्ट हैं ये पूछे जाते हैं, मैचिंग में आ जाता है कभी कभी, या ऐसे भी दे देगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो 10 डिग्री जो चैनल है वो उसके उस पृथक करता है, किसको किसको पृथक करता है, तो याद रखिएगा। देखिए इसकी एक ट्रिक छोटी सी बताता हूँ, शायद याद रखिए, आपके काम आ जाए अगर याद रहे तो। जैसे ये तो आपका 10 डिग्री वाला जो है ये अंडमान और निकोबार को करता है ये, ठीक। इसके अलावा जैसे 8 mm याद रखिए, 8 mm याद रखिए, 8 mm से कुछ याद आ रहा है, 8 mm, ठीक है। तो ये मालदीव और मिनिकाय और मालदीव, ये इसके बीच में है 8 mm। 9 LM लक्षद्वीप और ये मालदीव, ये याद रखिएगा। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें मतलब आपको पता रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कई बार पूछे भी गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, कई बार क्या बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको मालदीव और मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री है MM, 8 डिग्री MM याद रखिएगा, मालदीव और मिनिकाय, ठीक। फिर 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका लक्षद्वीप और यानी कि LM करके मैं याद रखा हूँ, मुझे जिस तरीके से याद है उस तरीके से 9 LM, तो यानी कि लक्षद्वीप और ये आपका क्या हो गया मिनिकॉय, ठीक। ये 10 डिग्री वाला मैंने बता ही दिया आपको। एक होता है कोको स्टेट, कोको स्टेट कहाँ, उसको भी पूछता है कोको स्टेट कहाँ पे है, तो कोको जो है वो
जो कोको आइलैंड है उसके बीच में और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है। कोको आइलैंड और आपका किसके बीच में, उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्र में संबंधित ये आपको बताना है कि कौन सा हिमालय कौन सा है ये। तो देखिए पंजाब हिमालय जो होता है, पंजाब हिमालय सतलज से सिंधु तक है, ठीक है। ए का 4, अब आप देख लीजिए ए का 4 यहाँ पे, बाकी 2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं, ठीक। कुमायूं हिमालय जो है वो आपका, कुमायूं जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, कुमायूं हिमालय ये आपका चलता है सतलज से काली नदी तक, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी से तीस्ता तक ये आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग तक ये आपका कौन सा, असम हिमालय, ठीक। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर सी होगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, पूछा है इसमें कौन सा सही है। तो हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र प्रदेशों में वर्षा जो है वो शरद ऋतु में आरंभ होती है, तो ठीक है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर थोड़ी घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ठीक। तो ये याद रखिए, केवल 1 एंड 2 सही है। मैग्रोव वनों के निम्नलिखित में से जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में विचार करना है आपको। देखिए विचार में क्या बता रहा है कि मैग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ उच्च ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, ठीक। मैग्रोव पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों सही हैं आपके, दोनों कथन आपके ये ठीक है। चलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो भैया वहाँ इतना अधिक पानी सिंचाई कर देते हैं वो, तो पानी मृदा का ऐसे ही वहाँ पे निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति, उसका प्रभाव अब मतलब उसका बैड वो दे रहा है, क्या कह सकते हैं उसको, बैड इफेक्ट दिखा रहा है वो, है ना, ठीक है। तो वो उसका अब दिख रहा है प्रभाव कि क्या किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को मतलब इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, चाहे वो उर्वरक हो चाहे पानी हो, उससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ पे, ठीक। किस फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से जो है वो सीधे नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरता को बनाए रखती हैं, तो ऐसी कौन सी फसल है, तो ये याद रखिएगा, ये अरहर को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी अपने अपने मतलब सीधे ले करके ज़मीन को जो है वो उर्वर बनाती हैं, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से असत्य सूची का जो है चूज़ करना है, इसमें से कौन सा असत्य है। तो देखिए ये गंजापन कवक ठीक है, हर्पीज़ ये ठीक है वायरस से, ट्रैकोमा ये विजाणु ये भी ठीक है, आपका कालाजार ये प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से नहीं है ये, ठीक है, लिस्मेनिया करके है, ठीक, याद रखिएगा कालाजार। रूट के बारे में कुछ पूछा है इसमें, तो अंकुरण के समय बीज का प्रांकुर से जड़ नहीं, ये जो मूलांकुर होता है उससे बनती है जड़, ठीक है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग होते हैं जिन्हें रूट हेयर कहते हैं, तो ये 2 आपका करेक्ट आंसर, पहला वाला गलत है, मूलांकर होना चाहिए, मूलांकुर। किस विटामिन में रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, तो ये विटामिन ए रतौंधी इसकी कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं है, तो भाई कैल्शियम का जो समृद्ध स्रोत है वो गाजर नहीं है, इसमें विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, याद रखिएगा, जिनको आंखों की समस्या है वो गाजर खाइए। विटामिन बी एवं फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक, विटामिन बी की कमी से और फोलिक एसिड, ठीक, याद रखिएगा। ये देखिए जैसे बेरी है, ठीक है, ये थायमीन हो गया, रक्त का थक्का न जमना ये विटामिन के हो गया, ठीक है, नपुंसकता ये आपका विटामिन ई हो गया, ये सब याद रखिएगा, ठीक। इस तरीके से पूछे जाते हैं, मैचिंग में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, तो देखिए इसमें से बहुत सारे हैं जो कि वायरस, मैंने ये सब बताया हुआ है, ताबड़तोड़ सीरीज़ देखेंगे तो आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो ये जो है जीवाणुओं के कारण सिर्फ ये है एंथ्रिक्स है, बाकी सब जो है क्या है वो सब वायरस से है, ठीक, याद रखिएगा। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो ये याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस होता है बेसिकली, तो आप इसमें केल्विन में दिया गया है, तो केल्विन में आप 273 डिग्री जोड़ देंगे, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये याद रखिएगा VR ये सिंधे ने की थी, इसकी 87 में जो है ये 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, ठीक है, ये दलित नेता थे ये भी, याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से अब अच्छा कई बार इसमें ये अम्बेडकर जी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना उन्होंने की थी 1920 में, ठीक है। एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी उन्होंने, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, ठीक, याद रखिएगा। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्बल ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का
समर्थन किया था, तो ये बड़ी बात है अगर समर्थन किया था तो। पाबना विद्रोह किया था जो 1773 से लेकर 76 के बीच में हुआ था ये, ठीक है, 1873 से 76 के बीच में पाबना कृषक आंदोलन हुआ था। बेसिकली इसमें था कि वो जो वहाँ के रैयत थे वो मतलब सीधे महारानी के उसमें बोल रहे थे कि हम सीधे उनको महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, बस इस तरीके से। तो कैम्पबेल ने भी बोला था हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, इसका मतलब सपोर्ट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से जो है वो जक़ात नामक कर हटा दिया था? तो ये जूना खान, ठीक, याद रखिएगा। आप ये बताइए कि जूना खान किसको बोलते थे, नहीं याद? बताइए कमेंट करके आप। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते थे, ठीक है। सिकंदर लोधी याद रखिएगा, सिकंदर लोधी लोधी वंश का था ये। गुलरुखी उपनाम से ये क्या है, ये कविताएं लिखता था और इसने ही आगरा शहर बसाया था, याद रखिएगा, ठीक है। बलवन रक्त और लौ की नीति अपनाने वाला, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। लोधी वंश। अच्छा, इसमें ये था, ये आंसर इसका जूना खान नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी याद रखिएगा, 1451 से लेकर के ये आपका 1526। मैंने जूना खान बता दिया था क्या? जूना खान तो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। ये जक़ात नामक कर जो हटाया था वो उसने सिकंदर लोधी ने हटाया था। कई सारी चीज़ें मैंने बता दी इसमें, इसके बारे में, मोठ मस्जिद, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्णदेव राया, ठीक है, इसके बारे में किसने लिखा था? बाबरनामा में, बाबरनामा में ही इसके बारे में लिखा गया था, ठीक। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन गया था? ये बारबोसा और डोमिंगो पायस तो नहीं गए थे, आए जरूर थे इनके काल में, लेकिन ये अलग हो गए। फादर लुई को भेजा था इसने बेसिकली अल्बुकर्क ने, ठीक, याद रखिएगा। ये दोनों आए थे, ये बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये कृष्णदेव राय के टाइम पे ही आए थे, ठीक, याद रखिएगा। ध्वनि के बारे में कथन कुछ असत्य पहचानना है इसमें, कौन से कथन? तो ध्वनि अनप्रस्थ तरंग, यहीं पे गलत हो गया, अनप्रस्थ नहीं अंधेर तरंग होती है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए, ब्रह्म, इसमें उद्गम क्षेत्र और ये मैच करना है आपको। देखिए, ब्रह्मगिरी जो है वो कावेरी, ठीक है, वेरीनाग झेलम, ठीक है, महाबलेश्वरी कृष्णा नदी, ठीक है, छोटा नागपुर पठार ये सुवर्ण रेखा, ये भी सही है, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि आपका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है, नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, इस तरीके से गलती होती है। राइन बर्लिन, ठीक है, यहीं पे गलत हो गया, स्प्री, ठीक। लंदन टेम्स न्यूयॉर्क हडसन वियना डेन्यूब, ये सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो गया। मैच करना है इसमें। देखिए, प्रसिद्ध आपका ये मंदिर और यहाँ पे राज्य, विद्याशंकर मंदिर आपका कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। राजरानी ये उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव आपको पता है कि मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर स्वामी ये आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, यानी कि ए का 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ भी है ए का 2। राजरानी ए B4 यानी B4 यहाँ पे, तो बस टक से मार दीजिए करेक्ट आंसर और आगे बढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, मैचिंग वाले प्रश्न धड़ाधड़ पूछता है आयोग। बेतुल नदी, जबलपुर, उज्जैन आपका पता है कि क्षिप्रा नदी, ठीक है। डी का 3 देखिए कहाँ पे है, ये है, तो ये और एक ये है, तो 2 आपके एलिमिनेट हो गए, जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपको जल्दी आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। बैतूल आपको पता है कि ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक, मतलब उसके आसपास ही है। तो ये ए का 4 हो गया, यानी ए का 4 यहाँ पे, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजॉन सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। खनिज, इसमें ये फिर वही मैचिंग में आ गया। तो खनिज क्या है भैया? तो ये समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा असमाप्त, बायोगैस आपको पता है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वनोरोपण जो है वो वर्षा को बढ़ावा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्या है? तो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर 97 वाला। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे है? तो ये क्यू इंग्लैंड में है, याद रखिएगा, रॉयल बॉटनिक करके है, रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा भैया, अब गलती हो जाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, शेयर कर दीजिएगा इसको। चलिए, एड्रियाटिक सागर की रानी ये रोम नहीं है, वेनिस शहर है ये भैया, वेनिस, ठीक है, वेनिस शहर इटली, याद रखिएगा ये, ठीक है, बार बार पूछा जाता है ये। बाकी ये ठीक है, लॉरेन ये वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम टुला, ये ठीक है। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन स्थल का मतलब प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो ये कोरिया में हो, ठीक है, कोरिया को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, तो कहाँ मनाया जाता है भैया? ये नागालैंड में, याद रखिएगा, ठीक। खर्ची पूजा त्रिपुरा, ये सब याद रखिएगा। जश्न रेख्ता क्या है? ये
तो ये जश्न रेख्ता ये उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए ये वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, जश्न रेख्ता। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष में। 2025 वाला प्रयागराज में लग रहा है। ठीक है, मौका मिलेगा जरूर जाइएगा कुंभ नहाने। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो कथक से थे। ठीक, याद रखिएगा। चरकुला आपका ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, सिर पे दीपक वगैरह रखकर। ठीक, भरतनाट्यम आपको पता है केरल का है ये कथकली आपका केरल का है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है ये। ठीक है, गलत सही नहीं, गलत चीज़ें नहीं याद रखना। ये इसके जैसे कुछ कुछ वो भी पूछ लेता है कई बार आपके कलाकारों का नाम, जैसे इसमें पूछा है ना पंडित बिरजू महाराज, तो भरतनाट्यम के याद रखिएगा। जैसे नाम याद रखिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत मतलब फेमस नाम है। कौन सा? यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, कथक का बता ही दिया, बिरजू महाराज लच्छू महाराज हो गए। ये इसमें आपके कथकली के जैसे मृणालिनी साराभाई हैं। ठीक है, मृणालिनी साराभाई ये फेमस नाम है, इसलिए मैं इनको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, जैसे मोहिनीअट्टम के कौन है? तो रागिनी देवी हैं। ठीक है, श्रीदेवी भी थी इसमें। ठीक, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार ने वर्ष इतने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया था 1975 से। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, महत्वपूर्ण है। MPPCS वाले भी याद रखिएगा, वैसे भी याद रखिएगा। भगवान श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय, ये संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले स्ट्रैटेजी के। केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय उच्च विभाग द्वारा 1960 में की गई थी। ये स्वायत्त निकाय है। इसका मुख्यालय बेसिकली पूछा है, तो ये UPPCS मतलब यूपी स्पेशल का ये है, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। आगरा में है ये केंद्रीय सीट। ठीक है, आगरा में है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। चूँकि यूपी में है संस्थान तो महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ये। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ किस शहर में है ये? तो किस शहर में है भैया ये? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी, वैली ऑफ द किंग्स जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे है? मिस्र में। ठीक है, वैली ऑफ द किंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी मिस्र से नाइल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? PM मोदी जी को, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे देशों से बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उनको ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूछ लेगा वो, क्या पता मैचिंग में या डायरेक्ट ऐसे पूछ ले। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये रोमन कैथोलिक कहाँ पे है? ये बेसिकली ये गोवा में है, चर्च है ये। वेणुवन विहार ये कहाँ पे है? तो ये आप याद रखिएगा त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए, बौद्ध विहार है ये। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, ये 1950 में कौन आया था? तो सुकर्णो। ठीक है, याद रखिएगा इनको। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही काफ़ी चर्चा में थी हैं। ठीक है, शिवांगी पाठक हरियाणा की, याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, शिवांगी पाठक हैं ये। ठीक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये आपकी फातिमा बीवी। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। अभी एट प्रेजेंट आप बताइए कमेंट करके कितनी फीमेल जो जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हैं? कमेंट करिएगा कितने, नंबर बताइएगा, नाम पता हो तो नाम भी बता दीजिएगा। अगस्त 2023 में IT कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो राफेल नडाल को चुना है। जुलाई में SCO की बैठक हुई थी, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें ईरान को आधिकारिक रूप से ये सदस्य का दर्जा दिया गया। ये कौन सा सदस्य बना है? 9वां सदस्य बना है ये। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगस्त 2023 में घोषित 69th पुरस्कार दिया गया, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अभी आपने देखा होगा कल या परसों, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड जो है वो वितरण किया है, समारोह भी हुआ था। तो इसमें पूछा है कि बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, देखिएगा, ये बहुत बढ़िया मूवी है ये। इसमें जो आर माधवन मुख्य मतलब मेन रोल में है, ये बहुत बढ़िया एक्टिंग भी की है, और जो कहानी का जो मतलब बेस है वो भी बहुत ही मतलब शानदार है। देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा इसको आपको। ठीक है, इस तरीके की मूवीज़ देखनी चाहिए आपको जो आपकी प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है, फालतू फालतू मूवीज़ देखने से क्या फ़ायदा। ठीक है, खैर वो अपनी मर्जी है। सरदार ऊधम सिंह को बेस्ट हिंदी इसके लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड तो इसी को मिला है, लेकिन हिंदी के लिए ये सरदार ऊधम सिंह को मिला है। ठीक, जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ मिला है? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है, याद रखिएगा। मैंने शायद किसी एक उसमें ये बता दिया था उड़ीसा में, अगर किसी ने उसको देखा होगा वीडियो को, शॉर्ट शायद मैंने बनाया था, उसमें मैंने उड़ीसा बता दिया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मध्य प्रदेश है। उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, अगर ज़िले की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट है प्रथम स्थान पर। ठीक, याद रखिएगा, वही मुझे ध्यान में था तो इसलिए मैंने वो गलती से बता दिया।
32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये शिवशंकरी को प्रदान किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पहले भी मैंने ये चीज़ बताया हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया? सूर्यवंशम, वही सूर्यवंशम सूर्यवंशम से याद आ रहा होगा आपको, सेट मैक्स। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो ये 12 अगस्त को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो वो बताऊं, 24 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। किसकी जन्म दिवस मनाया जाता है? तो वो स्वामी विवेकानंद जी के। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और एक चीज़ याद रखिए, इसमें 6 नए देश सदस्य बनाए गए हैं, यानी कि अभी तक तो सिर्फ उसमें इतने ही सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन था इसमें बताओ? ये था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी उसमें 6 नए सदस्य बनाए गए हैं। ठीक, 6 नए सदस्य कौन कौन से? देखिए, कुछ ऐसे करके याद रखिए, अगर याद कर सकते हैं तो, नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं। 6 नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका अर्जेंटीना हो गया, ये मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट नहीं, ये आपका इथियोपिया हो गया। ठीक है, इथियोपिया हो गया। इसके अलावा आपका इसमें और कौन से हैं? ये आपका साउथ अफ्रीका तो है, ये पहले से ही है। ठीक है, एक मिनट, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। इसमें इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? तो ये देखिए, अमीस करके मैंने, मतलब मैं अपने बेसिकली मैंने अपने उसके लिए बनाया था, मुझे याद भी था, मैं थोड़ा सा भूल रहा था, तो मैंने उसको अपने उसमें याद करके, देखिए, ये अर्जेंटीना हो गया, ये मिस्र हो गया। ठीक है, ये आपका इथियोपिया हो गया, ये आपका ये आई है बेसिकली, आई ईरान हो गया। ठीक, ये यहाँ पे आपका सऊदी अरब, और ये आपका यूएई। ठीक है, तो यू इसको अमीस ऐसे करके याद कर सकते हैं, AMEISU, अमीसू ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये 6 सदस्यों का नाम याद रखिएगा। क्या पता पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो अगर नाम याद रहेगा तो ये आपको मतलब याद आ जाएगा। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? तो ये नाटो वाला जो है लिथुआनिया में किया गया। ठीक है, नाटो का जो सदस्य लास्ट अभी हाल ही में कौन बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है, याद रखिएगा, फिनलैंड 31वां सदस्य बना है। ठीक, महत्वपूर्ण है। इसका जो इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट 1949 में हुई थी, और इसका जो कहाँ पे है, ये मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। अभी 13 कंपनियां हो गई हैं महारत्न। RFC को भी दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड करके है। ठीक, इसको भी ये क्या दिया गया है? इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, नवरत्न। कमेंट करके बताइए कि कितनी नवरत्न, कितनी महारत्न कंपनियां हैं अपने पास। ठीक है, इंडिया में 13 मैंने ये तो बता ही दिया महारत्न। आप ये बताइएगा नवरत्न कितनी है? ठीक है, और मिनी रत्न कितनी है टोटल? ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको आप मतलब नोट करके रखिए, ये सब मतलब आपको टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकल्प बताना है इसमें, अब रीजनिंग विजनिंग टाइप का है ये। तो धीर का जैसे शांत है तो उत्तेजित का क्रुद्ध हो गया। ठीक है, इसमें जैसे बोकारो, भिलाई, ये सब राउरकेला, ये क्या है? ये सब यहाँ पे इस्पात उद्योग हैं, तो ये दुर्गापुर इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, एवॉइड और ये मल्टी, इसको देखेंगे आप, हल करेंगे तो बेसिकली ये देखिए, इनको हल करने का एक तरीका याद रखिएगा। जैसे पहले तो आप ABCD वाला अगर याद है आपको, नंबर जो उसका जो प्लेस वैल्यू और ये सब याद है, ABCD ऐसे करके ना, तो एक 13 एक तरफ लीजिए, फिर यहाँ से NM के साथ फिर M तक एक लाइन में 13 तक। ठीक है, M, उसके बाद NMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि आपका यहाँ 26, ये ऐसे ऐसे फेस टू फेस रहेंगे सब। ये तरीका है, पहले ही लिख लिया करिए जाके। ठीक है, फिर आप इसको देखिए, तो अब जैसे देखेंगे तो ये एक दूसरे के सामने वाला वो नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये 8 कैसे आया? तो ए के सामने जो जेड है, ठीक है, उसका 26 जो नंबर है, ये 26, तो यानी कि जो इसके प्लेस वैल्यू है, इसकी वैल्यू को ये दोनों नंबरों को जोड़ दिया, 2 + 6 यानी कि 8 आ गया। इसी तरीके से सभी का निकाला गया है, और सभी को जो करेंगे आप, वी का जैसे करोगे तो वी के सामने आपका, वी के सामने देखेंगे तो कौन सा आएगा? ई आता है। ठीक है, 5 नंबर पे, तो इस तरीके से उसका 5 आ गया, वो ऐसे करके दिया हुआ है सब। ठीक, तो ये ऐसे ही ये वाला भी निकाल लेंगे, बस एक तरीका बता दिया मैंने आपको, वो कर लीजिएगा आप उसमें। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 45447 होगा, इसमें 45447 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना है, देखिए इसमें कैसे चल रही है सीरीज, कैसे चल रही है। देखिए 7 × 8 = 56, 8। ठीक है, फिर ये 56 का आधा कर दिया, यहाँ पे हाफ कर दिया, 28 आया। 28 × 8 = 224, फिर यहाँ पे मतलब 8 का 8 बार मल्टीप्लाई किया, फिर ये देखिए 224 का हाफ कर दिया,
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, वही सीरीज चल रहा है, एक बार 8 से मल्टीप्लाई फिर हाफ, फिर 8 से मल्टीप्लाई फिर हाफ, ऐसे अगर करते चलेंगे तो आपका 896 आ जाएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वही चल रहा है उसमें। एक बार मल्टीप्लाई किया 8 से फिर हाफ कर दिया उसका, फिर मल्टीप्लाई किया 8 से फिर हाफ कर दिया, इस तरीके से। इसमें देखिए क्या चल रहा है सीरीज। देखिए इन सब सीरीजों की क्या है, प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस करेंगे तभी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी इसको हल कर पाएंगे आप। अगर आप इसको देखेंगे दोनों को जोड़ के, ठीक है, इसमें देखिए जैसे ये 28 और 8, इसको दोनों को जोड़िए, 28 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। इसी तरीके से जोड़ेंगे ये, तो ये 13 का जो स्क्वायर आएगा, जो 13 का स्क्वायर आएगा उसको 169 मतलब आएगा, और उसमें से आप वो माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर देंगे 94 ऊपर वाला, तो यहाँ पे नंबर जो आएगा वो पता चल जाएगा, यानी कि आपका 75 करेक्ट आंसर आएगा। देखिए कृतिका ये दक्षिण की ओर जा रही है 6 मीटर, तो आप कहीं भी देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक जैसे आपको याद रहना चाहिए कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब जिस जिस तरीके से बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप उसको घुमाते जाइए, अपने आप को उस स्थान पे इंस्टॉल कर लीजिए प्रतिस्थापित कर लीजिए। जैसे वहाँ कृतिका है तो वो आप वहाँ खड़े हो जाइए, और आप दक्षिण की मुँह करके की ओर 6 मीटर चलिए, यानी जो दक्षिण का मतलब हुआ कि ये मैंने बताया ना, यहाँ नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको दक्षिण की तरफ चलना है, तो दक्षिण की तरफ चलिए 6 मीटर, यहाँ पे आप 6 मीटर चल दिए दक्षिण में, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ा, अब आप यहाँ चल के यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए आगे, तो आप देखिए दाईं ओर मुड़ेंगे तो कैसे होगा आपका, इधर होगा, ठीक है। फिर चलिए आप, फिर इस तरीके से जैसे ऐसे 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 चलते जाएंगे तो यहीं आके आप फिर खड़े हो जाएंगे, तो आपका जो मुँह पूछ रहा है किधर है, तो वो उत्तर की तरफ बनेगा मुँह, ठीक है। ये करेक्ट आंसर इसका उत्तर हो जाएगा, कर लीजिएगा आप, नहीं आएगा तो बताइएगा, हो जाएगा, बहुत ईजी है। इस तरीके से प्रश्न तो मतलब नॉर्मली आप जो बोल रहा है वो करते जाइए तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। परमाणु, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है, तो भैया जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक है, ठीक है, परमाणु संख्या है। द्रव्यमान संख्या पूछे तो न्यूट्रॉन भी जोड़ दीजिए उसमें, तो वो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है, दे दिया जैसे कि 20 प्रोटॉन है 21 न्यूट्रॉन है, तो इसमें आपके जो ये द्रव्यमान संख्या है वो 20 हो जाएगी। अगर यहीं पे द्रव्यमान संख्या एटॉमिक भार पूछ लेता, मतलब उसका द्रव्यमान संख्या एटॉमिक वेट पूछ लेता, तो आप इसको जोड़ देते, यानी कि 41 हो जाता वो, ठीक। ये याद रखिएगा। विटेकर द्वारा प्रतिपादित किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नहीं है, तो ये एंडोस्पर्म नहीं है, बाकी तो ये है ही है सब, 5 उसने बनाए थे, 5 बताए थे, 5 याद रखिएगा। जैसे मोनेरा, ये प्लांटी, ठीक। इसके अलावा आपको प्रोटिस्टा फंजाई है ना, तो ये भी याद रखिएगा 2 और। किस क्रांतिकारी ने बम का दर्शन, फिलोसफी ऑफ बम, किसने, भगवती चरण बोरा ने लिखा था, ठीक। कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम की जीवनी किसने लिखी थी, तो ये विलियम वेडनबर्ड ने लिखी थी। बेसिकली ये कौन है, ये एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। इन्होंने रिटायरमेंट या उसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया। इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की कांग्रेस की, लेकिन ये सचिव रहे हैं उसके, ठीक है, कांग्रेस के सचिव बने रहे हैं काफ़ी दिनों तक, ठीक, तो याद रखिएगा। जॉर्ज यूले जो है ये पहले ब्रिटिशर्स थे, पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक, प्रयागराज में। देखिए इसमें फिर मैच करना है कौन से क्या क्या है, तो ये देख लीजिए इसमें आप। जैसे देखिए इसमें आप ईवी, ये रामा स्वामी नायकर, ये जस्टिस पार्टी, ठीक है, सी का 3 देख लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इसी तरीके एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए आपके श्रीनिवास शास्त्री जो हैं, ये इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये फेडरेशन, ठीक। तो जैसे ही आप ए का 4 करेंगे तो आप इनमें देखिए ए का 4 यहाँ आपका सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित देखिए इसकी स्थापना इसमें पूछा गया है कि स्थापना कैसे किन की हुई है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए ये वर्ष दिए हुए हैं, तो ये आपका इसमें ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो है ये 1975 में, ठीक है। इसका जो इसका पार्ट कहाँ गया, ये है, चलो ठीक है, मैं यहीं बता देता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा वो ऊपर है तो कोई बात नहीं। भारतेंदु जो नाट्य अकेडमी है वो 1975, यानी कि ए का 2, ठीक है। उत्तर प्रदेश की संगीत नाट्य अकेडमी 1963 में, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। कथक वाला ये आपका 88 89 में, और ये अयोध्या संस्थान जो है ये आपका 86 में। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा ये सी वाला, ठीक, 2143। फिर यहाँ देखिए ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है तो देखिए आपदा प्रबंधन वाला ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग भी ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग ये 2000 में नहीं है, 2003 में बना था ये, ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसमें कुछ जिले दिए गए हैं, पूछा है इसमें कि कौन से नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए महाराजगंज करता है, पीलीभीत भी करता है, सिद्धार्थनगर भी करता है, ये रामपुर नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा।
टोटल 7 ज़िले करते हैं, तो ये 3 तो हो ही गए। इसके अलावा आप जैसे पीलीभीत याद रखिएगा। पहले सबसे पहले अगर पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की बात करें, तो पश्चिम में सबसे पहले मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे अगर, तो पीलीभीत सबसे पहले आएगा और महाराजगंज आपका सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। तो पीलीभीत हो गया, ठीक है। उसके बाद खीरी हो गया, श्रावस्ती हो गया, ठीक, ये सारे हो गए, ठीक है। पीलीभीत, बलरामपुर एक हो गया, ठीक। तो ये याद रखिएगा। कौन कौन से हो गए? 7 बताए मैंने। महाराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, आपके श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती लिख लीजिएगा, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, और सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा रह गया फिर? बलरामपुर रह गया, ठीक है, बलरामपुर लिख लीजिएगा इसको, बलरामपुर, ठीक। चलिए, तो इसमें पूछा था कौन से हैं, तो आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। ये रामपुर हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए। 3 वाला हटाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस में है। तो 3 वाला ये हट गया, ये हट गया, 1 2 4, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये जो बताया था सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो ये पराहमीर ने बताया था, ठीक, याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तकें हैं 2-3 याद रखिएगा। एक तो बृहद संहिता है, ठीक, एक पंच सिद्धांतिका है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट आपको पता है कि शून्य जो दशमलव का है वो भी अवधारणा दी थी। इन्होंने ही पाई का मान बताया था, ठीक, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें बताया था इन्होंने। एक आर्यभट्टियम लिखा है इन्होंने, इनकी पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत इन्होंने सिद्धांतिक वो भी लिखा है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों के बारे में। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल है जिसे श्वेत स्वर्ण, तो श्वेत यानी वाइट गोल्ड किसको कहते हैं, तो कपास, ठीक है। कहाँ भैया कपास, ये है, ठीक। देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सी जनजाति हो मतलब सुमेलित है करके। तो देखिए, इसमें खेरिया आपका ये उड़ीसा में है, खेरिया और केरिया ये दोनों उड़ीसा के हैं। तो ये एक तो मिसमैच हो गया आपका। यानिदी राजस्थान का नहीं है, ये यानिदी आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये सब है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पालियन ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें सुमेलित है करके पूछा है, कौन सा सुमेलित है, तो इसमें देखिए सुमेलित है का ये 1 और 4, 2 और 3 आपको सुमेलित नहीं है। देखिए, इस तरीके से मैंने आपको 140 प्रश्न पूरे जीएस के करवा दिए हैं, ठीक है, पूरे 140 प्रश्न करवा दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इसको दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे, दूसरा भी पार्ट लेकर आएंगे इसका, इसका मतलब दूसरा मॉक टेस्ट, ठीक है, सेकंड वाला भी ले आएंगे। हिंदी का पहले इसके कराएंगे, जनरल हिंदी वाला, ठीक है, 60 क्वेश्चन पूरे करवा देंगे उसके भी, क्योंकि वो भी तो है, महत्वपूर्ण है, उसको भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।